नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पीसीए सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि दृष्टि का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो कि 1 से 5 सेट तक कंप्लीट हो चुका था। आज मैं आप लोग को 7th नंबर प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं, क्योंकि 6th नंबर में सारे के सारे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग हैं, तो उसको नहीं करवा रहा हूं और डायरेक्ट मैं 7th नंबर का क्वेश्चंस करवा रहा हूं। 7th प्रैक्टिस सेट संख्या। तो आइए चलिए शुरू करता हूं। पहला सवाल देखिए, आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, सही कौन नहीं है। यह एक द्विवार्षीय बैठक है, ये गलत है। ये द्विवार्षीय बैठक नहीं है। अब ये जो कह रहा है, अब पहला कह रहा है कि इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ये बात सही है। यह आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए एक मंच है। यह आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए एक मंच है। ए डी ए डी एम एस ए डी एम एस ए डी एम एम प्लस के वर्ष 2020 के संस्करण की मेजबानी वियतनाम द्वारा की गई। किसके द्वारा? तो वियतनाम के द्वारा किया गया। अब देखिए, फिर से मैं इस चीज़ को याद करा दूं कि जो आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस है, उसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह एक द्विवार्षीय बैठक ना होकर के वार्षिक ही बैठक है, माने हर वर्ष में एक बार होती है। यह आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए एक मंच है। ADMM प्लस के वर्ष 2020 के संस्करण की मेजबानी वियतनाम द्वारा की गई है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा नोंग पोंग सेक मई क्या है? तो वो क्या है? तो वो है भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो ये है मणिपुर में। मणिपुर में। और कौन से जिला मणिपुर के? तो थोउबल 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 इस जिला है। मणिपुर के थोउबल जिला में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है। कौन? नोंग पोंग सेकमई। नोंग पोक सेकमई। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी शब्द नामित किया गया था? तो वो किया गया था आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट सवाल, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बेरेसीट 2 एक चंद्र मिशन है, तो वो है इजराइल का। बेरेसीट 2 एक चंद्र मिशन है, कहाँ का? तो इजराइल का। छठा, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है रोहतास में। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में। शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो वो है महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन, ये सही सुमेलित है। शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा क्या लिखा गया है? तो मत विलास। और अमुक्त माल्याद कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था। अमुक्त माल्याद किनके द्वारा? तो कृष्ण देव राय के द्वारा। और मान सोललास सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? सोमेश्वर के द्वारा। सोमेश्वर के द्वारा क्या लिखा गया था? तो मान सोललास। और भोजदेव ने समरांगना सूत्रधार लिखा था। समरांगना सूत्रधार किसने लिखा था? भोजदेव ने। कृष्ण देवराज ने, अगर देखा जाए, फिर से मैं एक बार इसको याद करवा देता हूँ। देखिए, ओरिजिनल आंसर तो क्या हो जाएगा?
बी नंबर, महेंद्र बर्मन ने मत विलास प्रहसन लिखा था। महेंद्र बर्मन ने मत विलास प्रहसन लिखा था, लेकिन कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्याद लिखा था। कृष्णदेवराय ने क्या लिखा? अमुक्त माल्याद। और सोमेश्वर, सोमेश्वर ने क्या लिखा था? तो मान सोल्लास, सोमेश्वर ने मान सोल्लास। और भोजदेव ने समरांगना सूत्रधार, समरांगना सूत्रधार। तो सब सुमिलित हो गया, याद कर लीजिएगा। भोजदेव ने समरांगना सूत्रधार, सोमेश्वर ने मान सोल्लास, और महेंद्र बर्मन ने मत विलास प्रहसन, और कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्याद। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कहिए। तो करने कह रहा है, एक तरफ है 1857 का विद्रोह और दूसरी तरफ है नेतृत्व क्षेत्र। तो देखिए, इसको तो बहुत आसानी से मिला सकते हैं कि नाना साहब कानपुर से किए थे, कुंवर सिंह आरा से किए थे, बख्त खान दिल्ली से किए थे, दिल्ली से, और मौलवी अहमदुल्ला अवध से, मौलवी अहमदुल्ला अहमद से। इसके अलावा आप याद रख लीजिएगा, बेगम हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, याद रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम वाणी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसके बारे में विचार करने का रहा है? तो पीएम वाणी योजना पे। तो इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार करना है। पहला क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार करना है। दूसरा देखिए, दूरसंचार विभाग डीओटी इस योजना की नोडल एजेंसी है। दूरसंचार विभाग इस योजना की नोडल एजेंसी है। पब्लिक डेटा ऑफिस इसके फ्रेमवर्क में शामिल होगी। देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से देश में ब्रॉडबैंड का प्रसार करना। पीएम वाणी का क्या उद्देश्य है? तो ब्रॉडबैंड का प्रसार करना पूरे देश में। पीएम वाणी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करने के लक्ष्य को आगे ले जाता है। और दूसरा देखिए, दूरसंचार विभाग इस योजना की नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी कौन है? तो दूरसंचार विभाग। और तीसरा नंबर पे ये देख ही रहे होंगे कि पब्लिक डेटा ऑफिस इसके फ्रेमवर्क में सम्मिलित होगी। तो ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार बजट के 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से उन 6 स्तंभों का हिस्सा है। देखिए, 2021-22 का बजट है, तो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए तो बेहतर रहेगा, नया बजट पढ़ लीजिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो वो दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। देखिए, वैदिक नदियां हैं इधर और इधर आधुनिक नाम है, तो इसमें बहुत सारे वैदिक नदियां हैं जिसको मिलान करने कह रहा है इस चारों को। तो फिलहाल इस चारों को मिला देता हूँ, फिर आपको बताते हैं और भी कुछ। इसका आंसर फिलहाल बी होने जा रहा है। कुभा काबुल को कहा जाता है, आज का नदी है काबुल, जिसे पहले वैदिक के टाइम पे कुभा कहा जाता था। उस टाइम के परूसनी नदी को आज के डेट में रवि कहा जाता है। परूसनी नदी को रावी बोल सकते हैं, इसको रवि नहीं, रावी नदी। और देखिए, सतलुदी को क्या कहा जाता था? सतलज। और सदानेरा को जानते ही होंगे, गंडक। लेकिन इसके अलावा कुछ और याद रख लीजिए कि सिंधु को सिंधु ही कहा जाता है, बितस्ता को झेलम कहा जाता है, सिंधु को सिंधु कहा जाता है, बितस्ता उस समय, आज के डेट में झेलम, अस्किनी उस समय कहा जाता था, आज के टाइम पे चेनाब, अस्किनी को चेनाब कहा जाता है, बिपाशा को ब्यास कहा जाने लगा है, बिपाशा को ब्यास, गुमल या गोमल को गुमती, गुमल या गोमल को गुमती, क्रुमु को कुर्रम, द्वसदती का घग को आज घग्घर कहते हैं, दृश्यदती को आज क्या कहते हैं?
तो घग्घर। सुवास्तु को क्या कहते हैं? स्वात। सुवास्तु को आज स्वात कहते हैं। कोशिका को कोसी, कोशिका को कोसी आज कहते हैं। चर्मनवती को चंबल कहते हैं, चर्मनवती को चंबल। और बेत्रवती को बेतवा, बेत्रवती को बेतवा। और उस टाइम का साबरमती या लावनवती, इसको आज लुनी नदी के नाम से जानते हैं। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना GNHCP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही कथन है, ये पूछ रहा है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये तीनों ही कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। कोई भी कथन सही नहीं है। देख लीजिए कि सही सही कथन क्या क्या है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षरित किया गया है। ये गलत है। देखिए 22 दिसंबर 2020 को वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने $500 मिलियन लगभग 3692 करोड़ रुपया में 500 मिलियन डॉलर का मतलब कितना हुआ इंडियन करेंसी में? तो 3692 करोड़ रुपया। और यहाँ पे 1000 मिलियन डॉलर कहा है, तो 1000 मिलियन डॉलर नहीं, 500 मिलियन डॉलर लगा है। परिवहन के लिए हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना का हस्ताक्षर किया है। कितना में? 1000 में नहीं, 500 में। यह परियोजना केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश द्वारा प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जाएगी। तो देख लीजिए इसके पीछे क्या सही आंसर होगा। यह परियोजना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित, हरित तथा प्रत्यास्थी राजमार्गों के निर्माण का उद्देश्य रखती है। ये जो स्टेटमेंट में दिया है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी है। कहाँ कहाँ? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसके साथ साथ जोड़ लीजिए यूपी, तब सही हो जाएगा। ऋण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा। देखिए विश्व बैंक ने मार्च 2020 में ही इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे कौन सा कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो कि गलत है। आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। तो आप तीनों में पॉइंट समझ गए। देख लीजिए मैं तीनों पॉइंट को फिर से क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना, उसके तहत कौन से कथन सही हैं? तो इस परियोजना में आप याद रखिएगा कि $500 मिलियन खर्चा होगा और यह परियोजना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और यूपी में भी किया जाएगा और ऋण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होप प्रोब मंगल मिशन शुरू किया गया है। होप प्रोब मंगल मिशन शुरू किया गया है। तो ये मिशन शुरू किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात। होप प्रोब मंगल मिशन किसके साथ शुरू किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया है? तो आंसर ई। देखिए बुद्ध द्वारा किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों से मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। इसलिए अब आंसर समझ गए होंगे कि ई आंसर हो जाएगा। बाकी सारा का सारा गलत है, कोई भी सही नहीं, क्योंकि किसी को बोले ही नहीं थे। स्पार्क SPARC परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन पता करिए। तो देखिए स्पार्क का मतलब क्या होता है? स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। क्या होगा? स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। इसका सही क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। पहले सही कथन पूछ रहा है, क्यों होगा? जो देखिए इससे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये वाला कथन तो सही है, इसे शिक्षा संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड में कह रहा है कि परियोजना के तहत
बेंगलुरु आईआईएससी बेंगलुरु ने डमरू आकार से प्रेरित जल विकसित किया है जो वाइब्रेशन आइसोलेशन में बृहत अनुप्रयोग दर्शाता है। तो ये तो गलत है। क्यों, जरा देखिए। डमरू आकार का जालक स्पार्क परियोजना के तहत आईआईएससी बेंगलुरु नहीं बल्कि आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक डमरू आकार के प्रेरित एक जालक विकसित किया है। कहाँ वाले? बेंगलुरु वाले नहीं बल्कि आईआईटी कानपुर वाले किया है, जो हाई स्पीड ट्रेनों, गुप्त पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टर रोटर में वाइब्रेशन आइसोलेशन में बृहत अनुप्रयोग दर्शाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला सेकंड वाला गलत होने जा रहा है। और ये कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर इसके समन्वय हेतु राष्ट्रीय संस्थान है। तो फर्स्ट और 3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं तो था, हाँ है। तो इसका क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन 16 का आंसर ई दे रहा है, नहीं डी होगा आंसर 1 और 3, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और ये संस्थान कानपुर इसके समन्वय हैं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है, तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान। प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान। 18 नंबर, भारत खिलौना मेला 2021 को किस संस्करण का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक किया गया था? तो वो किया गया था प्रथम संस्करण में। भारत खिलौना मेला 2021 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है, जो कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक चला था? तो प्रथम संस्करण। 19 नंबर, गांधी जी के विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसका प्रभाव था? तब वो प्रभाव था 1, 2, 3, टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो। गांधी जी के विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? तो टॉलस्टॉय का, रस्किन का और थोरो का। स्वतंत्र आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? तो वो कौन नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? तो बाल गंगाधर तिलक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो वो है 10वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 10वीं। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? तो वो है ऑप्शन ई। देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI माने मल्टी प्रोवर्टी इंडेक्स ये एक 107 विकासशील देशों को कवर करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है। इसे पहली बार 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किया गया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इन दोनों को ही द्वारा ही ये वाला बहुआयामी गरीब सूचकांक चालू किया गया था। 107 विकासशील देशों को कवर करने वाला है और इसे कब पहली बार किया गया था लॉन्च? तो 2010 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्यों? क्योंकि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मिल के काम कर रहा है। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर कह रहा है कि कालिका पुराण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो देख लीजिए विचार किसका? कालिका पुराण के बारे में। तो पहला, यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस पुस्तक में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है। इस रचना का श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। इस रचना का श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। तो देख लीजिए क्या क्या आंसर सही है। तो 2 और 3। पहला गलत है,
यह हिंदू धर्म को वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है दोस्तों। कालिका पुराण को काली पुराण या सती पुराण या कालिका तंत्र भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्त धारा शाक्तवाद के 18 लघु पुराणों में से एक है ना। दूसरा, इस पुस्तक में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है तो किया गया है, जबकि यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय नहीं बल्कि अभी आपको बताया था शाक्तवाद माने शाक्त धारा। कौन सा धारा? शाक्त धारा। तो शाक्त धारा के बारे में बात किया जा रहा है, वैष्णव संप्रदाय नहीं। इस पुस्तक में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। इस रचना का श्रेय ऋषि मार्कंडेय ने किया है। इस रचना का श्रेय किसे जाता है? तो ऋषि मार्कंडेय को जाता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो वो है रोहतास। कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स शेयर सूचकांक है तो वो है सिंगापुर का। स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स शेयर सूचकांक है सिंगापुर का। 26 नंबर, रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणें का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है लखनऊ मेट्रो। रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लखनऊ मेट्रो। निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो वो लाई गई थी अलाई दरवाज़ा। निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो अलाई दरवाज़ा। 28 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? तो वो कितना था? तो 163.830 लाख टन। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तब वो किया गया था रणजीत सिंह दिसाले। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो रणजीत सिंह दिसाले। बैंक रन संदर्भित करता है बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा धनराशि निकालने को। बैंक रन संदर्भित करता है बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा धनराशि निकालने को। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? कि जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये वाला गलत है, क्योंकि जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित नहीं किया था, बल्कि चौरी चौरा कांड के कारण। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, असहयोग आंदोलन के वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में समाप्त हो गया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, 1922 में समाप्त हो गया। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। बारदोली प्रस्ताव जब हुआ था तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया। इस आंदोलन में क्या किया? मुस्लिम समुदाय ने बहुत ही व्यापक रूप से भाग लिया। देखेंगे नेक्स्ट सवाल 33 नंबर कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ है लेखक। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी देखिए, सुनील गांगुली के द्वारा। सी में क्या है? सुनील गांगुली। सूत्र वेद नाची सूत्र एक अम्बब सुनील गांगुली के द्वारा लिखा गया, जो कि गलत है। दिसंबर 2020 में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवन पर आधारित पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का लोकार्पण किया। पुस्तक के लेखक डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई थे। ये वाला तो पहला याद हो गया होगा आपको कि 40 ईयर्स मैंने 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी डॉक्टर शिवथानु पिल्लई के द्वारा।
ये बढ़िया से याद करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अब देखिए क्या है, इस पुस्तक के बारे में आपको बताता हूँ। केंद्रीय आयुष आयुष राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव सह रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के बारे में याद रखिएगा कि वो आयुष राज्य मंत्री हैं, आयुष राज्य मंत्री हैं। को डॉक्टर रूपाचारी द्वारा लिखित एक कोंकणी की पुस्तक है, कोंकण, कौन सा भाषा, कोंकण। सूत्र वेद नांची सूत्र एक अम्बव का विमोचन किया। किसने विमोचन किया, तो डॉक्टर रूपाचारी द्वारा लिखित किसने विमोचन किया, तो श्रीपद नाइक ने विमोचन किया। लेकिन सुनील गांगुली इसके लेखक नहीं, बल्कि इसके लेखक कौन थे, तो डॉक्टर रूपाचारी ने लिखा था सूत्र वेद नांची सूत्र एक अम्बव, ये लिखा था। चलिए ठीक है, बाकी सब सही सुमिलित है। सूत्र वेद नांची सूत्र एक अम्बव किन्होंने लिखा था, तो याद रखिएगा डॉक्टर रूपाचारी, ठीक है। और बाकी 40 ईयर्स बीथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखा, तो डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। और अमीश त्रिपाठी ने लिखा धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, अमीश त्रिपाठी ने कौन सा बुक लिखा, तो धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। PS श्रीधरन पिल्लई लिखा गया था इनके द्वारा। ओह मिजोरम किनके द्वारा लिखा गया, तो PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा ओह मिजोरम। विश्वास मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है चेक। विश्वास यानी कि फिड्यूसरी मनी का उदाहरण क्या है, तो चेक। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे कथन का कारण आर का नाम दिया गया है। तो देखिए कथन ए, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे। क्या ये सही बात है कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि क्या थे, तो देखते हैं आगे। रीजन, सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 को गांधी इरविन समझौते के परिणाम थी। ये तो बिल्कुल ही सही है, इसका स्पष्ट रीजन भी दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालानुक्रम है, क्या है, तो यूनानी शक और कुषाण, ये बाई भी कर सकते हैं, यूनानी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। एक तरफ व्यक्ति है और दूसरे तरफ कार्य क्षेत्र, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखिए बालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग, क्या है, बालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग, ये क्या है, तो ये राजनेता हैं। बालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग ये क्या हैं, तो ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति। दिनेश्वर शर्मा कौन है, तो दिनेश्वर शर्मा एक नौकरशाह हैं। दिनेश्वर शर्मा क्या हैं, एक नौकरशाह हैं, नौकरशाह। लक्षद्वीप के प्रशासक और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं। दिनेश्वर शर्मा कौन रहे हैं, तो लक्षद्वीप के प्रशासक और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं। श्रीपति खान चानल ये कौन है, श्रीपति खान चानल ये कौन है, तो ये हैं पहलवान। श्रीपति खान चानल कौन है, तो ये हैं पहलवान। और इन्होंने 1959 में ही हिंद केसरी का खिताब जीता था। वर्ष 1959 में खान चानले ने दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में पहलवान रुस्तम पंजाब वता सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब पाया था।
शमसुरहर फारूकी ये कौन है? तो ये हैं कवि। कवि शमसुरहमान फारूकी कौन है? कवि। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? तो नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाना। नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाना, इसको बढ़ाने से ही बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटा जा सकता है। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्ते तायूस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्ते तायूस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद शाह। 40 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अब आ जाइए 41 नंबर पे। सकल मूल वृद्धि वर्धित यानी GVA और सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, GVA और GDP को सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल वर्धित GVA को ग्रॉस वैल्यू एडेड के बीच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है? तो वो करता है ऑप्शन ई। देखिए GVA बराबर होता है GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडरी। GVA का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूला होता है कि GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडरी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन में से सही नहीं है? मैंने गलत कथन पूछ रहा है। तो देखिए गलत कथन क्या है। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई में 84 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, ये गलत है। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई 84 सेंटीमीटर की वृद्धि नहीं हुई थी, ठीक ना, क्योंकि इसकी वृद्धि 86 सेंटीमीटर की हो गई थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में अभी हालिया में क्या वृद्धि हुई? तो 86 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए ये बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट सही है। बी पॉइंट में देखिए यह सर्वेक्षण नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। किनके द्वारा बीच साथ किया गया था? तो नेपाल और चीन के द्वारा साथ में। सी ऑप्शन। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट चोमोलंगमा के नाम से, जबकि नेपाली भाषा में से सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट चोमोलंगमा, तिब्बत भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट चोमोलंगमा और नेपाली भाषा में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1954 में किए गए माप के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी। जब 1954 में इसको मापा गया था तो 8,848 मीटर है। यही बुक्स में देखने को मिलते हैं। देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो नागार्जुन। ये भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी भक्ति आंदोलन से संबंधित बल्लभाचार्य, त्यागराज और तुकाराम हैं। भक्ति आंदोलन से संबंधित कौन है? तो बल्लभाचार्य, तुकाराम और त्यागराज। बाकी नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वह अपने शिष्य आर्यदेव के साथ महायान बौद्ध धर्म की माध्यमिक धारा का संस्थापक माना जाता है। दक्कन के बहमनी सल्तनत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। तो गलत कथन हो जाएगा अली आबिद शाह बहमनी सल्तनत का शासक था। देखिए बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी जिसको जफ़र खां कहते हैं, उन्होंने किया था, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? हसन गंगू। और हसन गंगू को ही जाफ़र खां और इसे ही अलाउद्दीन हसन बहमन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए अली आबिद शाह बहमनी सल्तनत का संस्थापक नहीं था। बाकी ये तीनों ही सही आंसर हैं, ऑप्शंस हैं। देख लीजिए 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई थी। बहमनी सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में। बहमनी सल्तनत के 4 प्रांतों गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था। बहमनी सल्तनत को कितने प्रांत में? तो 4 प्रांत में। कौन से प्रांत में विभाजित किया गया था? तो गुलबर्ग, दौलताबाद और बरार और बीदर। गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था। बहमनी सल्तनत की पहली राजधानी गुलबर्गा थी।
पहली राजधानी बहमनी सल्तनत की कहाँ थी? तो गुलबर्ग। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो वो कितनी है? 450 किलोमीटर। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो 450 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है? तो वो करता है कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन है। निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है? तो कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ है लेखक। तो देखिए क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए कैसे कैसे इसका आंसर होगा। गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने। और इंडिया विंस फ्रीडम को अबुल कलाम आज़ाद ने। इंडिया विंस फ्रीडम को अबुल कलाम आज़ाद ने। द लाइफ डिवाइन को कौन लिखा था? तो अरबिंदो घोष ने। द लाइफ डिवाइन को कौन लिखा था? अरबिंदो घोष ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को कौन लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन। सती प्रथा के उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में के दौरान हुआ? तो लॉर्ड रिपन। 49 नंबर, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा। किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य है खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना। किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य है खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति का विषय वस्तु क्या है? तो वो क्या है? तो वो है एक धनी व्यापारी और एक गणिका का प्रेम प्रसंग। और आपको पता होगा कि मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। क्या? मिट्टी की गाड़ी। और यह पुस्तक शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, शूद्रक के द्वारा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम में सजाने कह रहा है। तो देखिए सही कालानुक्रम में ये होगा खाना खाया, घग्गर, चौसा और शामूगढ़। खानवा का युद्ध 1547 में हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में हुआ। और घग्गर का युद्ध कब हुआ? घग्गर का युद्ध 1529 में हुआ। घग्गर का युद्ध 1529 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में। और शामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ। शामूगढ़ का युद्ध 1658 में। खानवा का युद्ध 1527 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। और चौसा का 1539। शामूगढ़ का 1658। निम्नलिखित में से कौन सा पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है? तो वो रही है रेखा दोषित। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है? तो रेखा दोषित। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? तो शिवहर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? शिवहर। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाड़ा के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित नहीं है? तो वो किस जिले में स्थित नहीं है? तो गया में स्थित नहीं है। बाकी पटना, दरभंगा और भागलपुर में स्थित है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाड़ा के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित नहीं है? तो पटना, दरभंगा, भागलपुर।
में है, बाकी गया में स्थित नहीं है। तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछ रहा है। तो कौन सही नहीं है? तो उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरित्र मानस लिखा था। ये तुलसीदास दास का के संबंध में सही कथन नहीं है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने रामचरित्र मानस को संस्कृत भाषा में नहीं बल्कि अवधी भाषा में लिखा था। ठीक है, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में ना लिख के अवधी भाषा में। और अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, सही बात है। फिर अबुल फजल के आईने अकबरी में इनका उल्लेख मिलता है। अबुल फजल के आईने अकबरी में क्या मिलता है? इनका उल्लेख मिलता है। वे दरबारी कवि नहीं थे, तो वो दरबारी कवि नहीं थे, ये भी सच है। अब देखिए 57 नंबर, फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? तो 3। बिहार में कितने प्रकार के चावल? तो 3। कौन से चावल? तो अगहनी धान। कौन सा धान? अगहनी, क्योंकि चावल हमें धान से ही मिलता है, तो धान सीख लेंगे तो चावल भी जान जाएंगे। अगहनी चावल, गर्मा चावल, गर्मा माने गर्मा धान, और बोरो धान। बोरो धान, तो आप ये तीनों को याद रखेंगे कि अगहनी, गर्मा, बोरो, ये तीनों ही प्रकार के चावल हमारे बिहार में उगाए जाते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? तो 8.6%। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है संवैधानिक सुधार से। संवैधानिक सुधार से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो संवैधानिक सुधार से। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये किससे करिएगा? तो 3 2 4 1 हो जाएगा। क्यों? देखिए, चंपारण सत्याग्रह आप याद रखेंगे कि 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में वो हुआ था। और अगर बात करें अहमदाबाद मिल हड़ताल की, तो ये हुआ था फरवरी मार्च 1918 में। कब हुआ था? फरवरी मार्च 1918 में। फिर से देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इसके बाद नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च के टाइम पे ही अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गया। फिर देखिए, फिर खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को हुआ। कब स्टार्ट हुआ? तो 22 मार्च 1918 को हो गया खेड़ा सत्याग्रह। तो चंपारण सबसे पहले 1917, इसके बाद फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद, और फिर खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को। और फिर असहयोग आंदोलन आप याद रखेंगे 1920-22 तक चलता रहा, क्योंकि 22 में असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया। तो आप आराम से मिला लीजिए कि सबसे पहले चंपारण नंबर 1 पे, और 2 पे हो गया अहमदाबाद, और नंबर 3 पे हो गया खेड़ा, और नंबर 1 पे हो गया जो था। चलिए, एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है। तब वो होता है उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व पर। एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व पर। सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है। तब वो जाना जाता है पैमाने के प्रतिफल नियम के रूप में। सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है पैमाने का प्रतिफल नियम के रूप में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। निम्नलिखित मंदिरों को उनके निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3। तो सबसे पहले तटीय मंदिर,
देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में उनके निर्माण के सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो एक रफली आइडिया लगा लीजिए कि तटीय मंदिर कब बना था और मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर कब बना था। तो देखिए हम बताते हैं। महाबलीपुरम तटीय मंदिर, ये महाबलीपुरम में तटीय मंदिर जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था, वो बनाया गया था 700 से 728 ईस्वी के बीच। कब? 700 से 728 ईस्वी के बीच। दूसरा, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर जो है वो बनवाया गया है 17वीं शताब्दी के टाइम पे असम में। कौन से साल में? 17वीं शताब्दी, जो कि सबसे आई थिंक लास्ट में होगा। मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर बनाया गया 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में मुढ़ेरा का मंदिर बनवाया गया, जो कि 1026 ईस्वी में सोलंकी के राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया। मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर 1026 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया। और महाबलीपुरम तटीय मंदिर तो बता दिया 700 से 728 ईस्वी। लक्ष्मण मंदिर आप याद रखिए, लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित मंदिर है और इसका निर्माण चंदेल शासक धंगा द्वारा किया गया 954 ईस्वी में। कब? 954 ईस्वी में। 954 ईस्वी में लक्ष्मण मंदिर बना। लक्ष्मण मंदिर कब बना? तो 954 ईस्वी में। कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तब वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। देखिए, कथन सही है तो बी सी डी कथन सही है, लेकिन ए सही नहीं है। देखिए ए के बारे में, अप्रत्यक्ष सब्सिडी सीधे नकद के रूप में नहीं दी जाती है, बल्कि अन्य माध्यमों में जैसे किफ़ायती ऋण सुविधा, कृषि ऋण छूट इत्यादि के रूप में सब्सिडी प्रदान किया जाता है। यह पाया जाता है कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी अधिकांश बड़े किसानों के लिए लाभप्रद होती है, क्योंकि छोटे किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नकदी पर अधिक निर्भर होते हैं। यह किसानों को उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। यहाँ पे कह रहा है कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी किसानों को उत्पादन में निवेश करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है, जबकि प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी ये 3 स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में जनित आय को अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र से जनित आय को अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष सब्सिडी से किसान की क्रय क्षमता में वृद्धि करती है। प्रत्यक्ष सब्सिडी से किसान की क्रय क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर व्यापार को विकृत करती है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी में राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर व्यापार को विकृत करती है। निम्नलिखित संस्थानों में से किन्हें शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया गया है? निम्नलिखित संस्थानों में से किसे शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया गया है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। बाकी नॉन बैंकिंग कंपनियां, लिक्विड डेब्ट, म्यूचुअल फंड, रिटेल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां को शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित कर दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग नया क्वेश्चन 67। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किताब मान पुस्तक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा कर्पूरी मंजरी कालिदास के द्वारा। ये नहीं लिखा गया है क्योंकि कर्पूरी मंजरी राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। कर्पूरी मंजरी किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। कर्पूरी मंजरी राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। अब बाकी सारा का सारा सही है। दास कुमार चरित्रम दंडी के द्वारा, दस कुमार चरित्रम दंडी के द्वारा, अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा, अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा, 10 कुमार चरित्रम दंडी के द्वारा, 10 कुमार चरित्रम दंडी के द्वारा, अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा, कर्पूर मंजरी कालिदास द्वारा,
और राजतरंगिणी कल्हण द्वारा, राजतरंगिणी कल्हण द्वारा। 68 नंबर, 68 में कह रहा कि सिकंदर ए सानी यानी सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी? तब वो की गई थी अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए शानी सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। हाल ही में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना समाचारों में थी। यह विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है धौली गंगा नदी पे। हाल ही में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना समाचारों में था। यह विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो धौली गंगा। मगध प्रमंडल का मुख्यालय है, तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गया में। समाचारों में व्यापक रूप से सुना जाने वाला ब्रूकेशिया नाना क्या है? समाचारों में व्यापक रूप से सुना जाने वाला ब्रूकेशिया नाना क्या है? तब वो क्या है? वो है हाल ही में खोजा गया गिरगिट। समाचारों में व्यापक रूप से सुना जाने वाला ब्रूकेशिया नाना क्या है? तो हाल ही में खोजा गया गिरगिट। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को समानतः मापा जाता है, तब वो मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को समानतः मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। 73 नंबर, उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? तब वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसके प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? तो मौद्रिक नीति। फरवरी 2021 में सबसे पहले ज्ञात जीवित जानवर डिकनसोनिया के जीवाश्म पाए गए हैं, तब वो पाए गए हैं भीमबेटका में। फरवरी 2021 में सबसे पहले ज्ञात जीवित जानवर डिकिनसोनिया के जीवाश्म पाए गए हैं, तो भीमबेटका में। फरवरी 2021 में सबसे पहले ज्ञात जीवित डिकिनसोनिया कहाँ से? भीमबेटका से। महाराष्ट्र में रामोसी तीर्थक जत्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तब वो की गई थी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? तो वो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2021 में भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ा झील के विकास कार्य का आधारशिला रखी? तब वो रखी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2021 में भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी? तो उत्तर प्रदेश। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 में कह रहा है कि उस शीर्ष निकाय का नाम क्या है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? तब वो है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तब वो है केवल 2। इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने के द्वारा हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं, तब वो हैं रोहतास और पूर्णिया। बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं, तो रोहतास और पूर्णिया।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर समाचार देखने और साझा करने से रोक दिया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक ने अपने उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर समाचार देखने और साझा करने से रोक दिया? ऑस्ट्रेलिया। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? तब वो है पटना। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? पटना। शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है? तो केवल दो, कि उसने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की। उसने पहले क्या किया? हजरत ए आला की उपाधि धारण की, ठीक है ना। जबकि यह उच्च शिक्षित व्यक्ति था, यह शिक्षित नहीं था बल्कि बहुत ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति था। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये बिल्कुल गलत है। उसने हजरत आला की उपाधि धारण की और सुल्तान की उपाधि भी धारण की। सबसे पहले उसने हजरत आला और फिर सुल्तान की उपाधि धारण की। जौनपुर थी, देखिए ये पढ़ने के लिए घर से त्याग कर दिया और शिक्षा के लिए जौनपुर आ गया, जो उस समय पूर्व का सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। जौनपुर उस वक्त के पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता था। 84 में देखिए भक्ति संत है, दूसरा व्यवसाय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए रविदास क्या थे? मोची थे। रविदास क्या थे? मोची। और सेन क्या थे? नाई। सेन थे नाई। नामदेव, नामदेव थे दर्जी और कबीर जुलाहा। रविदास क्या थे? मोची। सेन क्या थे? नाई। नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था। बिहार का पहला शहर कौन था? तो मुजफ्फरपुर। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था मुजफ्फरपुर। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है, तो सही कथन क्या है? ऑप्शन ई। देखिए ऑप्शन ई क्यों होगा? कि उद्योगों को बेहतर वितरण, व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव, कौशल विकास, निर्माण के अवसरों का सृजन। समावेशी विकास को निम्नलिखित कारकों के लिए नेतृत्व करना चाहिए। हम टोटल 7 कारक बताते हैं, ठीक है, उसमें से ये चारों ही आ जाएंगे। परिवेश स्तर पर जनता के लिए रोजगार का अवसर, पहला कारण हो गया रोजगार या कौशल निर्माण के अवसरों, रोजगार में वृद्धि। दूसरा अंतर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, कौशल विकास गठन को अवसर बनाना, उद्योगों को बेहतर वितरण, कृषि आधारित उद्योगों में वृद्धि, रोजगार संचालित और सकारात्मक प्रवास के माध्यम से कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता से एक क्रमिक बदलाव। सातवां व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि, जैसे बढ़ई गिरी, कारों, स्कूटर, टीवी, मोबाइल की मरम्मत, बागवानी आदि। तो ये सारी चीज़ें हैं। 87 नंबर देखेंगे। 87 कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन है? तो ऑप्शन ई। क्योंकि देखिए अति मुद्रास्फीति को मूल स्तर में समान तथा तीव्र वृद्धि होती है। अति मुद्रास्फीति क्या होती है? तो तीव्र वृद्धि होती है। मूल स्तर में समान तथा तीव्र वृद्धि। अवस्थिति क्या है? तो मूल मुद्रास्फीति के मूल में अत्यंत कमी। और प्रत्ययस्फीति में क्या है? तो एक राजकोषीय या मौद्रिक नीति है जिसे आउटपुट का विस्तार करने, खर्च को प्रोत्साहित करने और अपस्फीति को प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। मतलब अपस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए थोड़ा। अति मुद्रास्फीति क्या है? तो मूल स्तर में समान तथा तीव्र वृद्धि। अति मुद्रास्फीति क्या है? तो मूल स्तर में समान तथा तीव्र वृद्धि। अपस्फीति क्या है? तो वो है मूल मुद्रास्फीति के मूल में अत्यंत कमी। अपस्फीति क्या है? तो मूल मुद्रास्फीति के मूल में अत्यंत कमी। प्रत्ययस्फीति क्या है? तो अपस्फीति को प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति।
प्रत्ययस्फीति क्या है? तो अपस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि। 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? तो वो था बंगाल गजट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? तो बंगाल गजट। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है? तो वो नहीं मिला है ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई। देखिए इसमें से बिहार को जो भौगोलिक दर्जा मिला है वो है मधुबनी चित्रकला, भागलपुरी रेशम, बिहार के सिक्की घास और जर्दालू आम। इन सबको भी जीआई टैग मिल चुका है बिहार में। किसको किसको? मधुबनी चित्रकला, भागलपुर रेशम, सिक्की घास शिल्प और जर्दालू आम को। 20वें सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। वर्ष 2021 में सम्मेलन के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया। वर्ष 2021 में सम्मेलन का 20वां संस्करण का आयोजन किया गया। किस चीज़ का? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का। देखिए दूसरा में कथन कर रहा है कि इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो है आयोजन टेरी के द्वारा किया जाता है। टेरी, अब ये टेरी क्या होता है? तो ये होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसको ऊर्जा और संसाधन संस्थान कहते हैं। ऊर्जा और संसाधन संस्थान कहते हैं। और पता है इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका थीम था अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, यानी सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। ठीक ना? अब देखेंगे 91 क्वेश्चन नंबर। 91 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तब वो किया गया था बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 द्वारा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 द्वारा। भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच लॉन्च किया है, जो किसी व्यक्ति को कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है? तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच लॉन्च किया है, जो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है? तो चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो वो पहले भारतीय बन गए हैं कौन? तो अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने का उद्देश्य से गठित की गई थी? तो वो की गई थी उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति। निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? तो उर्जित पटेल समिति। देखिए 95 का क्वेश्चन, एक कथन ए है और कारण आर है। तो इसका पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे बताता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया था? बिल्कुल नहीं किया था। वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि वे राजनीतिक जिम्मेदारियों को उनके साथ साझा कर सकें। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है? 95 का सी। ए सत्य है किंतु आर गलत है। सॉरी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। तो हाँ, किया था। वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि वे राजनीतिक जिम्मेदारियों को उनके साथ साझा कर सके। तो ये बिल्कुल नहीं किया था। 96 नंबर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 किस तिथि को लागू हुआ था?
तो ये हुआ था 8 अप्रैल 2006 से। 8 अप्रैल 2006 से बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू हुआ। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए कृषि कार्यों में संलग्न आबादी पूर्व को 75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो वो किया गया है 50%। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों को संलग्न आबादी पूर्व को 75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 50%। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण के पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 324। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण के पूर्व बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 324। 17वीं बिहार विधानसभा में कितने महिलाएं निर्वाचित हुई? तो वो हुई 26। 26। 17वीं बिहार विधानसभा में कितने महिलाएं निर्वाचित हुई? तो 26। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे? तब वो रहे थे श्री राम दयालु सिंह। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे? श्री राम दयालु सिंह। अब देखते हैं 101 नंबर। बिहार से संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? तब वो चुने जाते हैं 52। बिहार से संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? तो 52। देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, एक सेकंड रुक जाइए, बिहार में संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? 52। ये 52 आपको पता है ना कि कैसे कैसे हो जाता है? तो 40 लोकसभा से आता है और 16 राज्यसभा से। मैं कुछ गलत क्या बता दिया? हाँ, तो टोटल दोनों मिला के 56 हो जाता है ना, तो 52 नहीं 56 होगा। बिहार में संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? तो बताइएगा 56। कितना कितना? तो 40 लोकसभा के लिए, 16 राज्यसभा के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, 2। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो होना चाहिए 2। 2 कहाँ कहाँ से? तो एगो कटोरिया से, एक मनिहारी से। अनुसूचित जनजाति कहाँ कहाँ से रिजर्व्ड है? तो वो है कटोरिया से और मनिहारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कुल कितने सीटें आरक्षित है? तब वो है 40। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कुल कितने सीटें आरक्षित है? तो 40। 40, जिसमें 38 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए है और जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें। इसीलिए बिहार विधानसभा में कुल 40 सीटें आरक्षित है। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तब वो किया जा सकता है बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? तो बिहार प्रदेश विधानमंडल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? तब वो कौन नहीं रहे? तो श्री नित्यानंद कानूनगो, ये कभी नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? तो श्री नित्यानंद कानूनगो। बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष आप लोग को याद रखना चाहिए, श्री राम दयालु सिंह थे। कौन थे? श्री राम दयालु सिंह थे। दयालु सिंह थे। श्री राम दयालु सिंह ये बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे। चलिए 106 नंबर, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन है? तब वो हैं श्री अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधान परिषद बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन है? तो श्री अवधेश नारायण सिंह। अब देखेंगे हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो इसका 107 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, जनता दल यू। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है।
कितना है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75, जिसमें वर्तमान समय में जनता दल यूनाइटेड के 23, भारतीय जनता पार्टी के 15, कांग्रेस के 3, राष्ट्रीय जनता दल के 65 सदस्य हैं। ठीक है, 65 नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत है, 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्य। कितना लिखा गया है यहाँ पे, थोड़ा मिटा हुआ लग रहा है। 5 सदस्य हैं। चलिए 108 नंबर, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित किए गए हैं? तो 53। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित किए गए हैं? तो 53। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे भारत के राष्ट्रपति। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तब वो हैं दीपक प्रसाद। वर्तमान में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? दीपक प्रसाद। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तब वो हो सकते हैं 36। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 36। अब देखते हैं 112 का आंसर। अच्छा, ये 36 कैसे आता है, ये आपको पता चलता है? आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है। देखिए, संविधान के कानून जब 91 संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया तो राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से भी कम नहीं होगा। मतलब आपको 12 तो मिनिमम लाना ही है, मंत्री बनाना ही है अपने मंत्रिमंडल में, लेकिन 15% और जितना सीट है उससे ज़्यादा भी नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार सरकार में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 15% का मतलब 15/100 और गुना 243। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे ना तो आएगा 36.45। इसी को भी 36.45 का कोई वैल्यू न रख के 36 मान लिया गया है। तो हम लोग के यहाँ कितना 36 बनेगा। अब देखिए 112 का क्वेश्चन, सितंबर 2021 तक बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो बिहार में कितनी बार लग चुका है? तो 7 बार। सितंबर 2021 तक बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 7 बार। 113 नंबर, बिहार लोकसभा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, केवल 1 और 3 ये सही है बिहार लोक सेवा के बारे में, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1858 ये डेट आप याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइएगा कि इस दिन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन दिन हुआ था, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि 1857 की क्रांति ख़त्म होकर कोई ब्रिटेन की तरफ से कोई बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आया था। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बात कर रहा हूँ। इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब टाइप करके भेजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। कह रहा है, फिर से सुनिए क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो पहला आप याद रखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए, और तीसरा, बिहार लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजधारी सिन्हा थे। बिहार लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा। और इनका कार्यकाल जो होता है इनके सदस्यों का, वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसको मान लिया जाता है। इस तरीके से ये गलत होके अभी मैंने सही बता दिया। देखेंगे 114 नंबर, सबसे अधिक जिलों की दृष्टि से बिहार का भारत का कौन सा स्थान है? तब वो है 3। सबसे अधिक जिलों की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 3। बिहार में आपको पता होगा कि 38 जिले हैं टोटल, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो जिला है वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, उसके बाद बिहार तीसरे नंबर पे है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011
किस तिथि से प्रभाव हुआ? तो ये प्रभाव हुआ 15 अगस्त 2011 से। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 2011 से। बिहार में सामान्यतः लगभग कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है 7000। बिहार में सामान्यतः लगभग कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है? 7000। बिहार में वर्तमान में कितने प्रखंड हैं? तो वो हैं 534। बिहार में वर्तमान में कितने प्रखंड हैं? तो 534। 9 प्रमंडल, 38 जिला, 101 अनुमंडल, 101 अनुमंडल और 534 सामुदायिक विकास खंड या जिसको प्रखंड कहते हैं। 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल और 9 प्रमंडल, 38 जिला। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो 214 आर्टिकल संख्या के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 214। 119 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे अब्दुल गफूर। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। सितंबर 2021 तक बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 8406। सितंबर 2021 तक बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8406। बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6। बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6। बिहार में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 0। बिहार में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 0। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माने कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। सी सुमेलित नहीं है और इसके साथ साथ ए भी सुमेलित नहीं है। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा के कितना सीटें हैं? 16 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें 38 नहीं होकर 40 है। बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं? 40। बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 75। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243। 243। 124 नंबर। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? ये बात ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। एक चीज और याद रखिए, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जब स्वतंत्रता के बाद पहला विधानसभा के अध्यक्ष हुए, लेकिन रामदयालु सिंह, कौन? रामदयालु सिंह के बारे में याद रखिए कि ये स्वतंत्रता से पहले विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। और स्वतंत्रता से पहले कब? तो 1937 से लेके 1944 तक। आप ये डेट याद रखेंगे। 1937 से 44 तक स्वतंत्रता से पहले बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। हम देखेंगे कि 125 नंबर की 17वीं लोकसभा बिहार के चुनाव परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सी कि भाजपा ने 17 सीट हासिल किया, राजद ने एक भी नहीं, जनता दल ने 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1। देखिए 17वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो बिहार में आपको पता है कि 40 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें जीत लिया भाई, राजद ने 0 सीटें, जनता दल ने 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 जीता। अब देखिए लोक जनशक्ति पार्टी का नाम सुने होंगे, लोक जनशक्ति, उसने भी 17 सीट जीता था। और लोक समता पार्टी ने एक भी जीत नहीं। और 16 सीट तो आपको पता ही हो गया जनता दल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मात्र 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 17 सीट जीता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 17 सीट जीता। 126 का क्वेश्चन देखिए, बिहार को बीज के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो मिशन 4.0। बिहार के बीज के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस विभाग ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो मिशन 4.0। 127 नंबर देखिए,
निम्नलिखित में से किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्म श्री 2021 पुरस्कार देने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है? तो वो की गई है दुलारी देवी। निम्नलिखित में से किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्म श्री 2021 पुरस्कार देने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है? तो दुलारी देवी को। मंदार महोत्सव 2021 बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है बांका। मंदार महोत्सव 2021 को बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो बांका। बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है परिवहन। बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परिवहन। जल निकायों का गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है बिहार। जल निकायों का गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो बिहार। देख लीजिए 131 नंबर क्वेश्चन। 131 में कह रहा है कि बिहार में जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है? तो डी, केवल 2 और 3। 102-3। देखिए, बिहार में वर्ष 2009 से 10 नहीं बल्कि 2008 से 9 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। बिहार में कौन सा वर्ष जेंडर बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया? तो 2008 से 9 के बीच। जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं को 2 वर्गों में बांटा गया। जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। जेंडर बजट हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के जीएसडीपी का 4.56% आवंटित किया गया है। जेंडर बजट हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के जीएसडीपी का 4.56% आवंटित किया गया है। जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए अब देखते हैं 132 नंबर। ये बिहार का आर्थिक समीक्षा से फिर से क्वेश्चन आ गया। 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो रोहतास शामिल नहीं है, बाकी पटना, मुंगेर, बेगूसराय शामिल है। फिर से देख लीजिए, वही है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 हम तो बोलेंगे कि आप नहीं पढ़ें, लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ कि महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में कितना प्रतिशत है? तो बताइएगा 4। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में कितना प्रतिशत है? तो 4। फिर से देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार राज्य का बजट अनुमान पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? तो ये है 6541.21 करोड़। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 7 निश्चय योजना 2 हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो की गई है ऑप्शन ई। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं किसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ। वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 10.5%। वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार के अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितनी थी? 10.5%। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने शहर चुने गए हैं? तो वो हैं 4। 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो वो है 50,735। बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 2019-20 में थी तो कितनी थी? तो वो थी 36.24 लाख टन। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो वो है लोहिया योजना। राज्य की आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है? तो वो की गई है प्राथमिक क्षेत्र। 2019-20 का ही डेटा फिर से पूछा कि चावल उत्पादन में प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? तो वो है रोहतास। पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? तो वो है 6 गुना अधिक है। 144 नंबर 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस व्यंगकार को फरवरी 2021 में जयपुर के आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है वीरेंद्र नारायण झा। बिहार के किस व्यंगकार ने को फरवरी 2021 में जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार सम्मान से सम्मानित किया है? तो वीरेंद्र नारायण झा। फरवरी 2021 में बिहार विधानसभा ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए गए हैं? तो वो किए हैं 42 का 145 का 100 वर्ष। देखिए,
7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? 100। लेकिन अब आ गया है 7 फरवरी 2022, तो अब कितने साल पूरे कर लेंगे? 101 साल। ठीक है, चलिए। बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तब वो हुआ था जमुई। बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? जमुई। गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वोत्तम थाना किसे चुना गया है? 2020 का सबसे अच्छा थाना कौन चुना गया है? तो वो है कुर्था, अरवल में है। कुर्था कहाँ है? अरवल में। बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र किस जिले में खोला गया है? तो वो खोला गया है भागलपुर में। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो अररिया में। अररिया में। देश भर में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तब वो बना है बिहार। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। तो इस तरीके से सेट संख्या 7 खत्म हो गया। अब जल्दी ही आपको 8 वीडियो आ जाएंगे, आठवां चैप्टर मतलब सेट का भी, तो आप लोग इंतज़ार करें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप लोग को छोड़े चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।